तो जैसा कि आपको पता है कि जो मोदी जी हैं ना, बचपन में उन्होंने गुजरात के रेलवे स्टेशन पर चाय बेची है और उनकी जो स्टोरी है ना, वो बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करती है कि हाँ, एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन एक और आदमी ऐसा है जिन्होंने अपने बचपन में जूते पॉलिश किए हैं और मूंगफली तक बेची है। मैं बात कर रहा हूँ ब्राज़ील के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं लूला डा सिल्वा, उनकी। 1 जनवरी को ही उन्होंने ब्राज़ील के प्रेसिडेंट के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है और अब वो तीसरी बार ब्राज़ील के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो क्या है उनकी स्टोरी और किस तरह से है भारत के संबंध ब्राज़ील से, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया, जूते कैसे पॉलिश किए और वो मूंगफली कैसे बेचते थे। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो लुइस इनेशियो लूला डा सिल्वा टेक्स ऑफिस एज ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट। 1 जनवरी का ये आर्टिकल है। तो आप देख सकते हैं कि 1 जनवरी को इन्होंने स्वर्ण कर लिया है, यानी कि राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। और इसी तरह से फ्रांस 24 लूला रिटर्न फॉर 3rd टर्म एज ब्राज़ील प्रेसिडेंट। 1 जनवरी का ये आर्टिकल है, आप देख सकते हैं। तो सभी को इन्फो मैग्नेट यूट्यूब चैनल की तरफ से नए साल की मुबारकबाद और आप सभी के लिए ये साल खुशियां, तरक्की और अच्छी सेहत लेकर आए। और इसी के साथ ही हम बात करते हैं कि मामला क्या है और हम इसकी बात क्यों करें। तो देखिए, ब्राज़ील भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है और ये देश न सिर्फ लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ी इकोनॉमी है बल्कि भारत के साथ ब्रिक्स जैसे संगठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और आपको तो पता ही होगा कि इकोनॉमी के मामले को लेकर ब्रिक्स भारत के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे देखा जाए तो ब्राज़ील को लंग ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं क्योंकि ब्राज़ील में ही सबसे बड़े वर्षावन अमेजॉन रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा संख्या में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और वातावरण को शुद्ध करते हैं। और ये तीसरी बार ब्राज़ील के राष्ट्रपति बने हैं। हालांकि देखा जाए तो पिछले प्रेसिडेंट जैर बोल्सोनारो ने इलेक्शन को लेकर ये कहा था कि ये चुनाव करप्ट तरीके से हुआ है और हम इसके नतीजे को नहीं मानते। और उसने तो अपने जो समर्थक थे ना, उनसे कह दिया था कि भाई जाओ और जो है पूरी ब्राज़ील में केओस मचा दो, बस अफरा तफरी मचा दो, तोड़ फोड़ कर दो। लेकिन फिलहाल वो जो है ना, मामला ठंडा होता जा रहा है। लेकिन फिर भी सिक्योरिटी के मामले में यहाँ पर देखा जाए तो जब शपथ दिलाई जा रही थी तो वहाँ पर बहुत सारी संख्या में पुलिस वाले और सेना के लोग थे। तो किसी भी तरीके के दंगे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार था ब्राज़ील। लेकिन जॉयर बोल्सोनारो जो थे ना, वो अपनी प्रेसिडेंटी के आखिर दिन में ही ब्राज़ील छोड़कर ही भाग गए, अमेरिका चले गए, फ्लोरिडा चले गए वो, ताकि लूला डा सिल्वा से मुलाकात ही ना करनी पड़े। आपको मैं बता दूं कि जैर बोल्सोनारो में और लूला डा सिल्वा में बहुत ही ज़्यादा दुश्मनी है और दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफरत भी करते हैं। और इतना ही नहीं, जैर बोल्सोनारो की टर्म में तो लूला डा सिल्वा को करप्शन के इल्ज़ाम में जेल में भी डाला गया था। लेकिन बाद में ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट ने लूला डा सिल्वा के ऊपर लगे सारे इल्ज़ाम हटा दिए। और जब ऐसा हुआ तो ब्राज़ील में लूला डा सिल्वा की जो अप्रूवल रेटिंग थी ना, उसमें ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। और जब इसका नतीजा आया तो लूला डा सिल्वा चुनाव जीत गए। वैसे देखा जाए तो जैर बोल्सोनारो को ब्राज़ील का डोनाल्ड ट्रंप भी कहते हैं क्योंकि देखा जाए तो उन्होंने कोविड को ही नकार दिया था कि भाई कोविड जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। और इतना ही नहीं, उन्होंने तो यह तक कह दिया था कि भाई मैं अपनी बेटी जो 11 साल की, उसको कोविड की वैक्सीन ही नहीं लगवाऊंगा। और इनकी हरकतें भी डोनाल्ड ट्रंप वाली ही हैं, बहुत ज़्यादा झूठ भी बोलते थे। लेकिन हम बात करें तो लूला डा सिल्वा की, जिनके टेन्योर में 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोग गरीबी से बाहर निकल आए। और इतना ही नहीं, लूला डा सिल्वा खुद बेहद गरीब घर से आते थे, जिन्होंने अपने बचपन में मूंगफली बेची, लोहे का काम किया जैसे कि मेटल कटिंग, वेल्डिंग आदि। और इतना ही नहीं, जूते पॉलिश करने का काम भी किया है इन्होंने ताकि अपने परिवार का पेट भर सके। तो लूला डा सिल्वा तीसरी बार ब्राज़ील के प्रेसिडेंट बन गए हैं। और इनका जो जन्म था ना, वो 1 अक्टूबर के महीने में 1945 में हुआ था ब्राज़ील के स्टेट ऑफ परनाम्बुको में। स्टेट ऑफ परनाम्बुको में एक जगह है, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर है वो जगह, काइटेस नाम से, वहाँ पर हुआ था इनका जन्म। तो ये रहा स्टेट ऑफ परनाम्बुको और यहाँ पर ही एक जगह आती है काइटेस, ये रही काइटेस नाम से, ये रही, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। वैसे देखा जाए तो काइटेस जो है ना, ये स्टेट ऑफ पेरामम्बुको में तो आता है, लेकिन ये जो है स्टेट है ना, वो बहुत ज़्यादा छोटी स्टेट है। और इसकी जो राजधानी है ना, प्रोविंशियल कैपिटल, वो है रिसाइफ, जो अटलांटिक ओशन के तट पर आती है। इनके 7 भाई बहन थे और ये 7वें नंबर पर आते हैं। और इनका जो परिवार था वो बेहद ही गरीब परिवार था और इनके माता पिता एक गरीब और अनपढ़ किसान थे। लेकिन जब ये छोटे थे ना, तो तब ब्राज़ील के जो लोग थे ना, नॉर्थ में रहते थे, उन लोगों ने साउथ की तरफ पलायन करना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ब्राज़ील के जो साउथ वाला हिस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा विकसित है। आप देख सकते हैं कि जो नॉर्थ वाला हिस्सा है ना, ये विकसित नहीं है। साउथ में ही आपको इसके बड़े शहर मिलेंगे, जैसे कि साओ पोलो मिलेगा आपको, ये रहा साउथ में, रियो डी जनेरो है, क्यूरिटिबा है, फ्लोरियानापोलिस है, ब्लूमाऊ है, और भी बहुत सारे बड़े बड़े जो देश हैं ना, और इसकी जो राजधानी है वो भी साउथ में ही मिलेगी आपको, ब्रासीलिया। तो जो ब्राज़ील है ना, उसका जो साउथ है वो बहुत ज़्यादा डेवलप है, जबकि जो नॉर्थ है वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो इस तरह से जो लोग थे ना, नॉर्थ की तरफ रहने वाले, उन लोगों ने साउथ की तरफ पलायन करना शुरू कर दिया था। और उनमें से जो लूला डा सिल्वा है ना, उनके माता पिता भी आते हैं।
आपने भारत में भी ऐसा देखा होगा, भारत में भी छोटी जगह से, छोटे शहरों से लोग बड़े शहरों में शिफ्ट करते हैं ताकि जो वहाँ पर काम मिले उनको, वहाँ पर रोज़गार मिले और बेहतर तरीके से वो अपना व्यापार चला सकें। तो इस तरह से यहाँ पर ब्राज़ील में भी होता है ऐसा, नॉर्थ से लोग साउथ की तरफ प्लान करते हैं। और लूला डा सिल्वा का परिवार भी साउथ के शहर साओ paulo में शिफ्ट हो गया जब लूला डा सिल्वा सिर्फ 7 साल के थे। यानी कि बचपन में ही इनके माता पिता काम करने के लिए साओ paulo शहर आ गए और वहीं रहना शुरू कर दिया। और शुरुआत में इन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हुई, लेकिन फिर बाद में इन्हें घर चलाने के लिए लोगों के जूते पॉलिश करने पड़े और सड़कों पर मूंगफली भी बेचनी पड़ी। लेकिन 14 साल की उम्र में वो एक मेटल वर्कर बन गए, जैसे कि मेटल को काटना, वेल्डिंग करना और शीट वगैरह बनाना। लेकिन इसी काम को करने के दौरान उनके हाथ की एक उंगली कट गई है, यानी कि उन्होंने अपनी एक उंगली खो दी 14 साल की उम्र में। और फिर उसके बाद लूला डा सिल्वा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे बढ़ते गए और अपनी ट्रेड यूनियन के वो लीडर भी बहुत जल्दी बन गए थे और उस समय मिलिट्री सरकार को चला रही थी। तो मिलिट्री डिक्टेटर के खिलाफ भी उन्होंने तगड़े प्रोटेस्ट किए, क्योंकि उस जमाने में दुनिया भर के कई देशों में ट्रेड यूनियन का बोलबाला होता था और ये तो ट्रेड यूनियन के लीडर थे ही। तो इन्होंने काफ़ी तगड़ी स्ट्राइक भी की थी मिलिट्री डिक्टेटरशिप के खिलाफ। और उस समय मिलिट्री की जो पकड़ थी वो ढीली पड़ती गई धीरे धीरे करके, और उसके बाद ब्राज़ील में डेमोक्रेसी आ गई और लूला डा सिल्वा ने भी अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर 1980 में वर्कर पार्टी के नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई और अपनी पार्टी की तरफ से 11 साल तक तो वो 3 बार प्रेसिडेंट के कैंडिडेट थे, लेकिन वो तीनों बार ही हार गए। लेकिन फाइनली 2002 के चुनाव में वो जीत गए और इस तरह से एक जूते पॉलिश करने वाला और मूंगफली बेचने वाला लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े देश ब्राज़ील का राष्ट्रपति बन गया। और इसी तरह से 2002 का तो जीता ही, लेकिन 4 साल बाद फिर से 2006 का जो राष्ट्रपति का चुनाव था ब्राज़ील का, वो भी जीत गए और लगातार 2 बार ब्राज़ील के राष्ट्रपति रहे। वैसे उनका जो टेन्योर था वो 8 साल का था, क्योंकि देखा जाए तो वहाँ पर एक टेन्योर होता है ना वो राष्ट्रपति का, वो 4 साल का होता है। भारत में होता है वो 5 साल का, लेकिन वहाँ पर 4 साल का होता है। अमेरिका में भी 4 साल का होता है। और इतना ही नहीं, लूला डा सिल्वा ने अपनी रेपुटेशन एज ए मॉडरेट और प्रैग्मेटिक लीडर की बना ली थी और ब्राज़ील को इंटरनेशनल स्टेज पर बहुत बड़ा देश बना दिया था। और इसी तरह उन्होंने ओलंपिक को 2016 में होस्ट करवाने का काम भी किया, उसके राइट्स लिए, और साथ ही 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के होस्टिंग राइट्स भी लूला डा सिल्वा ने ले लिए और अपनी पहचान एक ग्लोबल लीडर के तौर पर बन गई उनकी। और इनकी जो सोशल प्रोग्राम्स और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी वो इतनी ज़्यादा रिवोल्यूशनरी थी कि सिर्फ 8 साल में ही उन्होंने 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया। और इस चीज़ से लूला डा सिल्वा ना सिर्फ ब्राज़ील में पॉपुलर हुए बल्कि पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गए। और इतना ही नहीं, बराक ओबामा ने तो उस समय ये भी कह दिया कि भाई लूला डा सिल्वा दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलर नेता है, इनसे ज़्यादा पॉपुलर तो वो खुद नहीं है। और आपको तो पता ही है कि बराक ओबामा उस समय कितना ज़्यादा पॉपुलर थे, लेकिन किस्मत की घड़ी वापस घूम गए और करप्शन के चार्जेस में 580 दिन उन्होंने जेल में बिताने पड़े। और उन्होंने हमेशा यही कहा है कि वो राजनीतिक हिरासत का शिकार हुए हैं। और फिर ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 2019 को लूला डा सिल्वा को बरी कर दिया। और इस मामले में ये पाया गया कि जो मोरो नाम के जो जज था ना, वो बायस था बोल्सोनारो की तरफ, और वो बाद में बोल्सोनारो की सरकार में जस्टिस मिनिस्टर भी बना। तो मंत्री पद के लालच में जज ने ही यहाँ पर गलत तरीके से लूला डा सिल्वा को हिरासत में रखा था और अब वो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट तीसरी बार बन गए हैं। वैसे देखा जाए तो भारत के साथ उनके जो संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा गर्मजोशी वाले हैं, बहुत अच्छे संबंध माने जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि भारत के साथ जो ब्राज़ील के संबंध है वो बहुत अच्छे हो जाएंगे उनकी प्रेसिडेंसी में। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।